पिछले कई दिनों से आरएस का रिजल्ट का इंतजार हमारे विद्यार्थियों को था, हमें भी था। और बीच में कोर्ट की एक प्रक्रिया के कारण इंटरव्यू डिले हुए थे, लेकिन आरपीएससी की जैसी परंपरा है, सामान्यतः समय पे रिजल्ट इंटरव्यू के बाद में तो तुरंत निकाल ही देती है, बीच में भले ही एक प्रक्रिया के अंदर देरी हो। और 2016 से कोई प्रक्रिया शुरू हुई है और 2017 में मैच्योर हो गई, कंप्लीट हो गई। तो ये तो मैंने तो 15 सालों से पहली बार ही देखा है आरपीएससी के इतिहास में। तो ये अपने आप में एक खास बात है। तो इस 2016 की भर्ती के पूरे राजस्थान के टॉपर, प्रथम स्थान प्राप्त श्री भवानी सिंह चारण आपके बीच में हैं। और अगले कुछ क्षण हम उनके साथ में बातचीत जो करेंगे, उसका बातचीत का बड़ा हिस्सा जो है उसके पीछे मुख्य फोकस यही रहेगा कि किस प्रकार से अगली बार आप भी अपनी सक्सेस स्टोरी जो है वो सुनाएं। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप खुद ही अपने बारे में कुछ बताते हुए और किस प्रकार से तैयारी की दशा और दिशा रही, परिवार की पृष्ठभूमि और प्री मेंस और इंटरव्यू की तैयारी के दौरान क्या क्या खास बातें इन्होंने महसूस करी। तो अगले 15-20 मिनट मैं चाहूंगा कि आप डाइस पे ही चले जाएं, तो सब बच्चे जो है आराम से सुन भी लेंगे। तो आपकी तालियों के साथ एक बार मैं भी 2-3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, तो मैंने 2 वैकेंसी दी है। तो 2013 में मेरे काफी सारे साथी निकल गए थे, पास हो गए, और जो 2013 में नहीं हुए वो 2016 में और ज्यादा अच्छी रैंक से हुए। तो मतलब कहने का ये है कि तैयारी में जुटे रहोगे तो कभी ना कभी सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। हो सकता है इस बार नहीं हो, इसी बार हो जाएगा, लेकिन हो सकता है इस बार नहीं हो। तो हार नहीं मानिए। जैसे मेरी 2013 में 696 रैंक थी। एक बार अफसोस हुआ कि मेरे साथ वाले सारे इतनी अच्छी अच्छी रैंक से सिलेक्ट हो गए, लेकिन फिर भी जो तैयारी का स्तर है, इसका मतलब हमारी कमी है तैयारी में। उस कमी को दूर करना और क्या क्या हम और अच्छा कर सकते हैं, वो करते हुए करोगे कभी न कभी सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। दूसरी बात, जैसे मेरी पृष्ठभूमि की है, तो 12वीं तक जो गांव में मेरे सरकारी स्कूल थी, वहीं से मैंने एजुकेशन लिया। मेरा गांव बगड़ी है सोजत में, तो 5वीं तक वहीं बेरे पे रहता था। वहां पर एक सरकारी स्कूल थी, वहां पढ़ा। फिर 6ठी से 12वीं तक सोजत रोड एक बड़ा कस्बा है हमारे पास में, वहां पे मैंने एजुकेशन लिया। उसके बाद मैंने लाचू कॉलेज से बीएससी की, उसके बाद व्यास बीएड कॉलेज से बीएड की। और बीएड के बाद जैसे बीएड करते ही एक ही चीज दिखती है, टीचर की भर्ती कब आ रही है। सबसे पहले दिमाग में हमेशा यही सोचते हैं टीचर लग जाए एक बार। तो आर्ट एट वगैरह उस समय चलती थी, उसकी तैयारियां शुरू की। उसी समय 2nd ग्रेड की भर्ती आई थी, मतलब आने की न्यूज थी। तो उत्कर्ष में मैंने कोचिंग ली उस समय 2nd ग्रेड की। 6-8 महीने में उत्कर्ष में पढ़ा। उसके बाद 2nd ग्रेड की वैकेंसी मेरा सिलेक्शन हो गया साइंस से। और फिर तमन्ना जरूर थी आरएस की, तो उस समय जो गैप था उसमें आरएस की कोचिंग ली उत्कर्ष से। सेल्फ स्टडी तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन यह है कि अगर गाइडेंस की भी जरूरत होती है, तो गाइडेंस में कोचिंग का एक रोल होता है। गाइडेंस में हमें अच्छे टीचर वगैरह मिलते हैं, तो वो हमें बताते हैं कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। क्योंकि सिलेक्शन में पढ़ने से ज्यादा मतलब थोड़ा जरूरी हो जाता है क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है। क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ लेते तो हमारी याददाश्त की भी एक सीमा होती है, हर चीज हम याद नहीं रख सकते। तो कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो थोड़ा कोचिंग से फायदा मिलता है। लेकिन सबसे मेन जो है वो तो सेल्फ स्टडी है। जैसे मेरा जो ये अटेम्प्ट था, जिस अटेम्प्ट में मैं टीचर लगा हुआ था, तो मैं कोचिंग वगैरह कर नहीं सकता था। तो भाटिया आश्रम यहाँ पर एक हमने मतलब 10-12 जनों वहां से पेपर मंगा के उसकी यूं टेस्ट सीरीज टाइप चलाई। हम ही आपस में कॉपी चेक करते थे, हम ही मतलब पेपर वगैरह लिखते, एक दूसरे को कमी बताते। और उसमें से 4 जने जो है वो तो बहुत अच्छी रैंक से हुए हैं, और बाकी की भी 2-3 जनों के पीछे रैंक थे। सेल्फ स्टडी तो है ही है, लेकिन पहले जो कोचिंग की उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे उस समय हमें पता नहीं होता, राजस्थान जी के आप पढ़ना शुरू करो तो क्या पता क्या पढ़ना है, इतनी इतनी बड़ी बड़ी किताबें हैं। तो कोचिंग से थोड़ा आइडिया लग जाता है कि भाई ये चीजें पढ़नी है, इस तरीके से पढ़नी है।
सबसे पहले तो आरएस जो प्रक्रिया है वो इतनी लंबी होती है, एक तो मेंटली बहुत प्रिपेयर रहना है कि भाई धैर्य तो बहुत मतलब परम आवश्यकता है इसकी। बिल्कुल भी जैसे लंबी प्रक्रिया है, पहले प्री देनी है, फिर मेंस देनी है, फिर इंटरव्यू देना है, एक भी चरण में कट गए तो वापस वो पूरी प्रक्रिया को फॉलो करना है। सबसे मेन चरण होता है वो है प्री की परीक्षा, उसके बाद होती है मेंस। मेंस के नंबर क्योंकि जुड़ते हैं तो उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करना जरूरी होता है। प्री में तो इस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं कि भाई कट ऑफ इतनी रहने वाली है तो इससे तो ज्यादा है कम से कम। मेंस में क्योंकि नंबर जुड़ते हैं तो मेंस की तैयारी पे थोड़ा ज्यादा फोकस होना चाहिए। से जो मेंस का सिलेबस है उसको अपने पास रख के मेंस के ये टॉपिक जो प्री में वो सबसे पहले आप पढ़ लें। उसके बाद जैसे मेंस के ऐसे टॉपिक 1-2 घंटे अलग से निकाल दें उनके लिए, जो मेंस के टॉपिक है प्री में नहीं है, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या वर्ल्ड हिस्ट्री है, हिंदी इंग्लिश है, उनको भी 1-2 घंटे देते रहे, क्योंकि प्री के बाद बहुत कम समय मिलता है, 2-3 महीने ही मिलते हैं, तो उस समय आपकी लेखन शैली अभ्यास हो जाएगा। तो उस मतलब अभी 1-2 घंटे ऐसे निकाल ले जो मेंस के टॉपिक है और जो प्री में नहीं है उनके लिए 1-2 घंटे अलग से निकाले, क्योंकि प्री पास होने से ही हमें खुश नहीं होना है। मेन तो है मेंस में अच्छे नंबर लाने, फिर इंटरव्यू में अच्छी प्रिपरेशन करनी और उसके बाद फाइनल अच्छी रैंक से सिलेक्शन होना। तो उसमें मेंस एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो अभी से 1-2 घंटे ऐसे टॉपिक मेंस के जो प्री में नहीं है उनके लिए आप अलग से निकाले तो अच्छा रहेगा। अलग अलग एक तरीका होता है पढ़ाई करने का, मेरा एक अलग तरीका था, आपका भी एक अलग तरीका होना चाहिए। आपकी जो पर्सनैलिटी है उससे मैचिंग आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। आपको जो काम पसंद है, क्योंकि सिर्फ पढ़ना ही थोड़ी है, पढ़ने के अलावा भी बहुत सारे चीजें होती है। मैंने कहा आपको अपना खुद का तरीका चुनना है, आपकी पर्सनैलिटी से मैचिंग होना चाहिए। आपको मतलब किसी को फॉलो नहीं करना है, वो ऐसा करता था मैं भी ऐसा करूंगा, उसने ये किताब पढ़ी तो मैं भी ये किताब पढ़ूंगा। आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो, आपकी पर्सनैलिटी जैसी है आप वैसे बने रहो और उसी हिसाब से तैयारी करो। हॉबी आपकी जो है उसके लिए आप टाइम निकालो। जैसे मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना थी तो मैं जरूर 1-1.5 घंटे कैसे भी करके मैं शाम को इसके लिए समय निकालता, क्योंकि उससे मेरा माइंड फ्रेश हो जाता। उसके बाद में जो 6 घंटे पढ़ता था वो मैं सिर्फ पढ़ाई करता था, उसके अलावा मेरे को फिर मतलब ध्यान नहीं भटकता था। नहीं तो हम 10-10 घंटे किताब लेके बैठे हैं और दिमाग में ख्याल दूसरे ही चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हॉबी के लिए टाइम निकाले। और हॉबी का सबसे बड़ा फायदा मिलता है इंटरव्यू में। अगर आपकी हॉबी अभी से तैयार है, जैसे मेरी क्रिकेट हॉबी थी और मेरा पूरा इंटरव्यू जो था वो क्रिकेट पे काफी मतलब फोकस रहा, तो इसीलिए हॉबी भी आपकी तैयार हो जाएगी, तो वो भी आपको फायदा होगा। तो हॉबी के लिए आप थोड़ा समय निकाले और उसको मतलब ज्यादा उसके बारे में बैकग्राउंड क्या है वो भी देखें, उसके लिए समय निकाले ताकि माइंड फ्रेश हो। मेंस की टॉपिक जो आप प्री में पढ़ ही रहे हैं, जब जैसे प्री की डेट आ जाती है कि 1-1.5 महीने बाद में प्री है, तो उस समय आपको जैसे प्री के पुराने पेपर है वो देख लो आप कि अभी आजकल कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, उस हिसाब से तैयारी करनी। प्री के आजकल प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं, तो प्रैक्टिस सेट में कैसे कैसे सवाल है उनको हल करने की कोशिश करना। पेपर देखते ही अगर हमारी तैयारी अच्छी होगी तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो उस कट ऑफ से मतलब अगर ज्यादा सवाल हो जाए तो यूं नहीं बहुत ज्यादा नेगेटिव कर लो, क्योंकि कई बार पेपर बहुत टफ आता है। 150 में से 150 सवाल अटेंड करेंगे तो उसमें सिलेक्शन नहीं होगा। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखे भाई 110 सवाल मैंने अटेंड किए हैं, 90-92 सही हो जाएंगे और कट ऑफ इतनी रहेगी। तो आपकी तैयारी का स्तर अगर अच्छा होगा तो आपको ये अनुमान लग जाएगा। जैसे 2016 की जो प्री थी उसमें मेरे 110 नंबर थे, उस समय तो कट ऑफ कम ही रही, लेकिन वो मैंने उसमें शायद 10 नंबर और ज्यादा आ जाते, लेकिन डाउटफुल केस थे तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा प्री अपनी क्लियर हो जाएगी। तो उस हिसाब से आप प्री की स्ट्रेटेजी रखें। आजकल तो पैटर्न बदल गया, पहले थोड़े फैक्चुअल सवाल ज्यादा आते थे, आजकल थोड़े उसमें भी ऑप्शन वगैरह देके थोड़े डेप्थ में सवाल पूछते हैं। तो उस हिसाब से आप तैयारी करो। फैक्चुअल तो करना ही है, साथ में आजकल थोड़ा जो यूपीएससी का पैटर्न आरएस प्री में भी आ रहा है, तो उस हिसाब से तैयारी करें। फिर जो मेंस है, तो मेंस में मेरे 2013 में 375 नंबर थे और 2016 में मेरे 423 नंबर है। तो जो सेकंड आए उनसे भी मेरे 11 नंबर ज्यादा है। तो उसका कारण क्या है कि पिछली बार कम क्यों थे और इस बार ज्यादा क्यों है? क्योंकि पिछली बार मैंने क्या गलती की कि जो मेंस
तैयारी मैंने इतनी की इतनी अच्छी की थी, इतना पढ़ा था, लेकिन मेरे लिखने का अभ्यास बिल्कुल नहीं था। तो जैसे ही मैं उत्तर लिखता और जब एग्जाम हॉल से बाहर आता तो ऐसा लग रहा था कि यार ये कमी रह गई, ये चीज पहले लिखनी थी, ये बाद में लिखनी थी, क्योंकि उसमें उसी का फर्क पड़ता है। क्योंकि मेंस में तो मतलब हम खुद तो वहां जाते नहीं, हमारी कॉपी जाती है, तो हमारी कॉपी इतनी सुलझी हुई होनी चाहिए, कोई कटिंग वगैरह नहीं हो, अच्छी राइटिंग हो। अगर अच्छी राइटिंग हो तो एक बेनिफिट है। उसके बाद उसको काम को अच्छे से मतलब जितना आप जैसे कोई डायग्राम वगैरह बना सकते हैं वहां पर, ऐसा भी नहीं होना चाहिए बनाना ही है। अगर जरूरत हो तो वो भी बनाओ, मैप की जरूरत है तो मैप बनाओ। तो इस हिसाब से मेंस की तैयारी करनी है। सबसे मेन है उत्तर लेखन शैली का अभ्यास, जिसके ऊपर मैंने अब की बार सबसे ज्यादा फोकस किया, क्योंकि पढ़ा हुआ तो इतने 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, काफी चीजें याद भी है, ये भी कॉन्फिडेंस है कि रैंक तो आ जाएगी इस बार में, लेकिन अच्छी रैंक लानी है तो आपके उत्तर जो है वो बहुत ही मतलब अच्छी भाषा होनी चाहिए आपके उत्तर से, और उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है, उसको चेक करना है एक दूसरे से। आपके जो साथी है उनको भी आप बताओ, देखो मेरा उत्तर ऐसा है, तेरा कैसा है, इसमें एक लाइन ये अच्छी है, इसमें एक लाइन ये अच्छी है। ये अपन एक दूसरे से सीख सकते हैं। भाई कोई 2 लाइन किसी की अच्छी हो तो वो ले ले, 2 लाइन और किसी की अच्छी हो तो वो ले ले। तो ये मेंस में करें, ये मेरा मतलब सबसे बड़ा अंतर रहा। 2013 की मेंस में कम नंबर इसलिए आए क्योंकि मैंने सीधा एग्जाम हॉल में लिखा था आंसर। पढ़ा तो था, 2-3 बार कोर्स उस समय भी किया, लेकिन सीधा एग्जाम हॉल में लिखा। एग्जाम हॉल से बाहर आते ही मैं मतलब डिसअपॉइंटेड था खुद से कि यार जो उत्तर है वो इतने अच्छे क्रम में मैंने नहीं लिखे। 2016 में जैसे मेरी उत्तर लिखने का अभ्यास बहुत अच्छा था, तो जब मैं बाहर आ रहा था तो मैं एकदम कॉन्फिडेंस से बाहर आ रहा था कि ये पेपर बहुत अच्छा हुआ है। तो ये चीज आपको फायदा करेगी मेंस में। ज्यादा से ज्यादा आप ये मतलब, जब मैं भी यहाँ बैठता था 2013 में मैंने कोचिंग की, सभी मुझको यही आके कहते थे लिखने का अभ्यास करो। मैंने नहीं माना पहली बार, तो उसी कारण मेरी पहली बार में रैंक पीछे रही। और आप में से भी कई सारे लोग होंगे वो पहले से ही मानस बना लेते हैं कि अपन एग्जाम हॉल में सीधा लिखेंगे और बहुत अच्छा लिखेंगे, क्योंकि ये काम बहुत बोरिंग है। लिखने का अभ्यास करना बहुत ही बोरिंग काम है। इसमें हमें मतलब थोड़ा आलस आता है कि यार ऐसा लिख लेंगे, दिमाग में ही सोच लेते हैं कि ऐसा लिख लेंगे, लेकिन जब लिखने के लिए हाथ चलते हैं तो वो मतलब बैठता नहीं है। तो ये आप जरूर करें मेंस से पहले। तीसरा जैसे इंटरव्यू का है, तो इंटरव्यू में एक तो आपकी पर्सनैलिटी देखो, रातों रात तो चेंज हो नहीं सकती। जैसी पर्सनैलिटी है उसी में आप सुधार करो। आपकी सोच जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, और आपकी सोच जो है वो मतलब एक बैलेंस आपकी सोच होनी चाहिए। एकदम ऐसा भी नहीं हो कि एक्सट्रीमिस्ट हो जाए, एकदम ऐसा भी नहीं हो कि आप बिल्कुल लॉयल हो जाए, जो आपकी बैलेंस्ड अप्रोच हो। इसके अलावा जैसे मॉक इंटरव्यू वगैरह मैंने उत्कर्ष से तैयारी की, उसका लाभ मिलता है। और हमारे जो साथी थे जिनके मेंस क्लियर थी, हम 10-10 के हमारे उसमें भी हम इंटरव्यू लेते थे एक दूसरे के, उसमें भी बहुत सारे नए नए सवाल आते थे, वो भी वहाँ रिपीट हो जाते हैं। तो मॉक इंटरव्यू से ये फायदा हो जाता है। ये क्या होता है कई बार, अब तो जैसा आप तो फ्री दे रहे हो, लेकिन जैसे इंटरव्यू तक पहुंचते हैं तो कई मतलब हमारी पूर्व धारणाएं होती है, वो भी हमें पीछे लेके जाती है। हम पहले ही सोच लेते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करेंगे तो नंबर कम आएंगे। किन्हीं का बोर्ड हम ऐसा सोचते हैं कि उस बोर्ड में बहुत कम नंबर देते हैं, किसी बोर्ड का हम सोचते हैं उसमें नंबर बहुत अच्छे आएंगे। तो ये चीज भी नहीं सोचनी। जैसे मेरा पहली बार जो 2013 का बोर्ड था वो शिव सिंह जी का बोर्ड था, तो वो थोड़ा ऐसा मानते हैं नंबर थोड़े लिबरल देते हैं, तो उसमें मेरे 56 नंबर थे, क्योंकि मेरी तैयारी खराब थी बिल्कुल। मैंने वो मेंस थे 2016 के, तो तैयारी की नहीं बिल्कुल इंटरव्यू के, इसीलिए 56 मार्क्स थे। लेकिन इस बार मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी। मीना जी का बोर्ड था, उनका बोर्ड थोड़ा हम मानते हैं कि नंबर थोड़े कस के देते हैं, तो लेकिन तैयारी अच्छी थी। और पहले थोड़ा भय तो होता ही है, मीना जी का बोर्ड है, लेकिन फिर भी तैयारी पे कॉन्फिडेंस था, तो अच्छे से इंटरव्यू हुआ, तो उन्होंने 70 नंबर दिए। तो ऐसे भी पूर्व धारणा भी नहीं बनानी है कि ऐसा बोर्ड है या यूं, कोई भी ऐसा भी नहीं सोचना है। बिल्कुल अपनी तैयारी करते रहो। बिल्कुल भी तैयारी को अपने ऊपर ऐसे हावी मत हो जाने दो कि बस तैयारी के अलावा ये है और तैयारी नहीं होगी, ये नहीं होगी। आप बिल्कुल 6-7 घंटे रेगुलर स्टडी करो। 6-7 घंटे बहुत होते हैं। अगर आपका स्टेमिना ज्यादा है, 8 घंटे पढ़ो, खराब बात नहीं और अच्छी बात है, लेकिन कोई नहीं पढ़ सकता। जैसे मैं हूँ, मैं 8 घंटे नहीं पढ़ सकता, तो इसीलिए मैंने कभी कोशिश भी नहीं की। मैं 6 घंटे ही पढ़ता था, मुझे पता है कोर्स हो रहा है सब है, तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के तैयारी करो।
प्री, मेंस, इंट्रो तीनों की रणनीति इन्होंने बताई। प्री का जैसे कि बताया ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पेपर देना है। जैसे मैंने बताया इस बार हमने पहली बार 50 ऑनलाइन टेस्ट पेपर जो रेगुलर टेस्ट है उसके अलावा रखे, और वो 50 ऑनलाइन टेस्ट पेपर आप देते हैं, उसमें पिछले सालों के क्वेश्चंस नए प्रकार के सब, वो 50 ऑनलाइन टेस्ट और उसका हम वीडियो लेक्चर भी ऐप के माध्यम से डालेंगे। और वास्तव में वो 50 मॉडल टेस्ट पेपर देते हुए आपको ऐसा लगेगा कि प्री तो हो गई, पर्याप्त है, प्री में इसके अलावा और कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। और मेंस में फिर बता रहा हूं, जैसे मैं भी बार बार कहता हूं, इन्होंने भी कहा है, और हमारे जितने भी टॉपर्स हैं वो हर बार आके मेंस के अंदर यही चीज बार बार कहते हैं कि लिखने का अभ्यास, लिखने का अभ्यास, लिखने का अभ्यास। हम तो कोर्स करा देंगे, 10-10 घंटे कक्षाएं चलेगी, कोर्स हो जाएगी, हजारों स्टूडेंट्स पढ़ा देंगे। मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी लिखा है, हमारा पढ़ाना, टीचर्स का पढ़ाना एक तरह से बारिश की तरह है। जिस प्रकार बारिश होती है सब जगह पे समान रूप से पड़ती है, लेकिन जिस बीज में बीजत्व होता है वही पुष्पित पल्लवित होके पौधा और पेड़ बनता है। तो आप में वो बीजत्व होना जरूरी है। बारिश आप पे सब पे समान रूप से पड़ेगी। कौन अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हैं, है ना। द्रोणाचार्य ने अपनी शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात अर्जुन को क्या कहा था कि हे अर्जुन, मुझे जितना पता था उतना मैंने आपको बता दिया, लेकिन शिक्षा यहीं तक समाप्त नहीं हो जाती है, इसके आगे भी शिक्षा है। और आपको पता होगा द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य, प्रिय शिष्य अर्जुन, जिसको बहुत सारा सिखाया, उसको भी ये कह के उनको भेजा लास्ट में कि इसके अलावा भी कई सारी शिक्षा है और तुम मेहनत करो और तैयारी करो। और अर्जुन ने, आपको पता होगा, जो खास दिव्यास्त्र जो महाभारत के युद्ध में काम आने वाले थे, वो सारे दिव्यास्त्र उसने द्रोणाचार्य की शिक्षा दीक्षा के बाद जो है वो ग्रहण किए अपनी मेहनत से, अपने बलबूते पे। तो यही ध्यान रखना, कोचिंग सेंटर जो है वो हमारा काम एक तरह से द्रोणाचार्य की शिक्षा दीक्षा तक का है, वो सामान्य रूप से सभी को देना ही है। लेकिन आपको परीक्षा में पास होने लायक, मेरिट में आने योग्य दिव्यास्त्र जो है वो अपनी खुद की मेहनत से ही आपको प्राप्त करना पड़ेगा। दिव्यास्त्र किसी टीचर के या कोई कोचिंग के भरोसे प्राप्त नहीं हो सकता। और इंट्रू जैसे बताया कि स्विच इफेक्ट नहीं है, एक दिन के अंदर इंट्रू की तैयारी नहीं होती है। तो अभी से संयमित रहना, अभी से विनम्र भाव रखना। आप देखे होंगे फर्स्ट रैंकर आपके सामने है, इनकी बातचीत से आपको लग रहा होगा कितना सरल है, सहज है, सौम्य है। तो ये जो है बर्ताव आपको अभी से अपने अंदर जो है डालना चाहिए। आजकल तो भावनात्मक बुद्धि लब्धि बकायदा पेपर भी है, और एक भावी प्रशासनिक अधिकारी के पास ये गुण तो होना ही चाहिए। मेंस के दौरान आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी, स्टूडेंट्स जनरली जानना चाहता है, तो ऐसा बुक्स का आप इनको बताइए। बुक्स का जैसे जो नॉर्मल सब चलती है वैसे तो वही बुक्स पढ़ते हैं। जैसे मैं नई बुक कोई नहीं बताऊंगा, वो की वो बुक्स है। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत है, भूगोल में बर्नवाल है, बर्नवाल के साथ एनसीईआरटी की जो किताबें हैं 9 to 12 तक की, सब्जेक्ट वाइज बता देता हूँ। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत हो गया। इकोनॉमिक्स में जैसे कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो आपको लाल एंड लाल से 15-20 पेज पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा आर्थिक समीक्षा जो है इकोनॉमिक्स में बहुत मेन है, और करंट अफेयर्स, तो इकोनॉमिक्स वहाँ से आप प्रिपेयर कर लो। चौथा सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के लिए अब जैसे मेन का जो भी कोर्स है उसमें आधुनिक भारत पे बहुत ज़्यादा फोकस है, तो इसमें आप स्पेक्ट्रम पढ़ लो। एक स्पेक्ट्रम या विपिन चंद्र, मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी, तो वो एक अच्छी किताब है आधुनिक भारत की। अब जैसे मेंस में तो प्री और मिडाइवल का थोड़ा रोल कम है, तो आप जो प्री में आप तैयारी करते हो, जैसे किरण वगैरह या आर्य भी 2 गाइडें चल रही है, तो उनमें से जो भी प्री मिडाइवल पहले आप पढ़ लेते हो प्री में, उतना ही पढ़ के उसी में आप लिखने का अभ्यास कर लो। और प्री में तो किरण है ही है, किरण पढ़ लो तो भी सफिशियंट है। और उसके बाद जैसे राजस्थान का आता है, तो राजस्थान में एक तो जो राजस्थान अध्ययन बुक्स है 9 to 12 तक की, उसके अलावा लक्ष्य राजस्थान अच्छी किताब है, वो आप पढ़ लो। और उसके अलावा जैसे राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें आती है, तो उसमें भूगोल की पुस्तक है हरिमोहन सक्सेना, वो मेंस के लिए बहुत ही, मतलब भूगोल के लिए मेंस की पुस्तक मुझे बहुत अच्छी लगी। वो उसमें जो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज भी आप मतलब उससे आप लिखने का अभ्यास भी होगा। उसमें जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो मुझे बहुत पसंद थी, और मैं अपने उत्तर जो है वो उसी लैंग्वेज में लिखने का अभ्यास करता था। जो राजस्थान भूगोल की आती है हरिमोहन सक्सेना, बहुत ही सरल भाषा में एकदम उत्तर लिखे हुए होते हैं, तो वैसा उत्तर लिखने का आप भी अभ्यास कर सकते हो। और मैथ और रीजनिंग, तो इसमें RS अग्रवाल की आती है, और मैथ और रीजनिंग अगर कमजोर है तो आप सीधा बुक से तो पढ़ नहीं सकते, फिर आपको कोई कोचिंग वगैरह में
कोई भी टीचर है उससे आप जाके जो भी आपके डाउट्स वगैरह क्लियर करके, क्योंकि अभी सबसे बड़ा यही चल रहा है, जिसकी मैथ रीजनिंग कमजोर होती है उसको अपन कितना ही कहते हैं वो उसके मन में भय होता है कोई मैथ रीजनिंग तो मैं कर ही नहीं सकता। तो आप कोई अच्छा टीचर वगैरह हो तो उसके पास जाके उनके प्रैक्टिस सेट वगैरह वो मिला सकते हो। बाकी आर एस अग्रवाल में काफ़ी मैटर है, और रीजनिंग है तो आर एस अग्रवाल है। और साइंस में अभी जो मेंस का साइंस का सिलेबस है वो तो बहुत ज़्यादा टफ है, मतलब 11th-12th की साइंस है उसमें, तो वो तो आपको 11th-12th की केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा जैसे अरिहंत की एक किताब आती है, अगर सामान्य आप पढ़ो सामान्य विज्ञान, तो अरिहंत की किताब बहुत अच्छी है, उसमें से आप कुछ टॉपिक्स देख लो। एक बार अरिहंत पढ़ोगे तो उसके बाद आपकी थोड़ी हिम्मत बढ़ जाएगी साइंस पढ़ने की, तो वो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। फिर 11th-12th की केमिस्ट्री, 9th-10th की साइंस, ये है। थर्ड पेपर में जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है एक, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो जैसे एक तो कोचिंग के नोट्स, एक मैंने जो पढ़ी थी रामराज प्रकाशन की किताब पढ़ी थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, रामराज प्रकाशन, वो बहुत अच्छी किताब लगी मुझे। और हिंदी के लिए एक तो राघव प्रकाश है, एक रतनलाल गोयल की आती है, तो इन दोनों की आप पढ़ लो। इंग्लिश में मैंने बीके रस्तों की पढ़ी थी, बाकी इंग्लिश में भी थोड़ा वो होता है, किन्हीं को डर रहता है, तो अगर आपको डर ज्यादा है इंग्लिश का तो इंग्लिश में आप कोचिंग ले सकते हो। कुछ टॉपिक्स तो ऐसे होते हैं जो गाइड से पढ़ने ही होते हैं, जैसे अब लक्ष्मीकांत में पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स नहीं मिलेंगे या भूगोल के भी कुछ टॉपिक्स नहीं मिलेंगे, तो उसमें आप क्या है गाइड भी देख लो, और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके नोट्स भी आप देख लो। आपको अच्छी लगे लैंग्वेज कि ये थोड़ी सरल लैंग्वेज है, ये मुझे याद रह जाएगा, वो उसमें आप पढ़ लो। जैसे साइकोलॉजी वगैरह है, अब बहुत सारे सब्जेक्ट डाल दिए, लॉ भी डाल दिया, सब चीजें, उनमें अच्छी ऑथेंटिक बुक्स पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा डेप्थ में हो जाएगा। तो ऐसे जो टॉपिक्स है उनमें आप जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स है और जो गाइड है उनको एक सम्मिलित रूप से पढ़ के आपको जो लगे कि ये वाली थोड़ी ठीक है, ये मुझे थोड़ी समझ में आ रही है, तो वो आप पढ़ लो। फिर उसमें करंट जीके के लिए एक तो जैसे हम आरएस की तैयारी में तो दृष्टि और ये तो पढ़ते ही है, दृष्टि भी पढ़ो आप, तो उससे थोड़ी लिखने का अभ्यास हो जाता है। लेकिन एक अखबार की हेल्प लेनी है, जो भी राजस्थान पत्रिका, भास्कर, जो भी पढ़ो उसके आप नोट्स वगैरह बना लो डेली के। और इसके अलावा एक क्रोनोलॉजी आती है, वो मैं मतलब रेगुलर पढ़ रहा था, क्योंकि उसमें आरएस के रिलेटेड जो काफ़ी टॉपिक्स मिल जाते हैं, तो यही है मेन। और बाकी जो न्यूज़ चैनल्स पे एक डिबेट्स आती है, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, वो मैं मतलब देखता था काफ़ी, उसमें करंट के अच्छे टॉपिक्स पर बहस करते थे, तो वो मेंस की भी प्रैक्टिस हो जाती है थोड़ी, और अपना थोड़ा सोचने का दायरा बढ़ जाता है। कई बार क्या होता है कि हमारी जो सोचने की मतलब दायरा होता है वो इतना सीमित होता है कि कोई भी देश का नाम आते ही हमारी मतलब विचारधारा इतनी संकीर्ण हो जाती है कि बस इसको खत्म कर दो, ये कर दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर होगा तो बिल्कुल आप मेंस में मतलब स्टैंड ही नहीं कर पाओगे। आपकी सोच जो है वो विस्तृत होनी चाहिए, मतलब आम लोगों जैसे आपको बात नहीं करनी है, चाइना का नाम आते ही है, पाकिस्तान का नाम आते ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो जो डिबेट्स वगैरह है उसमें थोड़ा मतलब उनका लाभ वगैरह वो भी बताते हैं, तो थोड़ा यूं मतलब हमारा सोचने का पॉजिटिव वगैरह क्या हो सकता है। कूटनीति में हमेशा कोई भी राष्ट्र हो, बोलिए हमारा कितना ही दुश्मन हो, तो जो है उससे मित्रवत संबंध रखने चाहिए, ये हमेशा हमारा उत्तर में आना ही चाहिए। यूं नहीं होना चाहिए कि वो हमारा दुश्मन देश है, यूं है, ऐसा मेंस में नहीं होना चाहिए। तो ये वहां से आप सीख सकते हो। जो करंट डिबेट्स आती है लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, बहुत ही अच्छी बहस होती है, वो आप देखो। तो अभी तो जो पैटर्न है इस बार जो था 100 शब्दों में निबंध था, तो उसको निबंध कहने में ही अपने आप में यूं लगता है कि तो एक तरह से प्रश्न हो गया समझो। आपकी अगर मेंस की बाकी पेपर की तैयारी अच्छी है तो वो हिंदी वाला निबंध 100 प्रश्नों का वैसे ही कर लोगे, या तो कोई पॉलिटी बेस्ड होगा या कोई राजस्थान बेस्ड होगा। तो अभी निबंध में अलग से कोई माथापच्ची की जरूरत ही नहीं है, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आप मेंस का जो अभ्यास कर रहे हो उसी के रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं, उसको आप 100 वर्ड का एक आंसर मान लो। वो निबंध मतलब कहना ही उसको अपने आप में 100 वर्ड्स में कैसे निबंध होगा। तो निबंध की तो अलग से कोई प्रैक्टिस करने की इतनी जरूरत नहीं है अभी जो सिलेबस है। राजस्थान का इतिहास के लिए एक तो लक्ष्य राजस्थान है, और उसके अलावा जो राजस्थान अध्ययन की बुक्स आती है 9 to 12, और अभी जो नया सिलेबस, अब जैसे 6ठी से 12वीं की नई किताबें चेंज हुई है, तो वो तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि उसमें से सवाल आएंगे, प्री में भी आएंगे, मेंस में भी उससे रिलेटेड सवाल आएंगे। तो जैसे राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स है 6ठी से 12वीं तक, वो तो पढ़नी ही पढ़नी है, वो मस्ट है। उसके बाद भले आप दूसरी कुछ पढ़ो, लेकिन वो तो पढ़नी है, क्योंकि सवाल उसमें से आएंगे। भले आप कितनी लक्ष्मीकांत पढ़ लो, सब कर लो, लेकिन 10वीं के पॉलिटी में जो पीछे सवाल है उसमें से डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं। तो ये है 6ठी से 12वीं तक की तो पढ़नी ही पढ़नी है, नया जो सिलेबस चेंज हुआ है।
अभी नया सिलेबस चेंज हुआ अपने राजस्थान बोर्ड में, तो वो आप एक बार जरूर पढ़ना 6ठी से 12वीं तक। इसमें एक्चुअली क्या है कि हमारे 4-5 हमारे फ्रेंड थे, एक और हमारे कोई फ्रेंड थे, तो वो सूरतगढ़ रह के आए थे, तो उन्होंने वहां से पेपर मंगवाए, तो वो पेपर प्रिंट करके हम लिखते थे और आपस में ही चेक करते थे। हम 8-9 कैंडिडेट थे और उनमें से 1-2 ही बाकी रह गए, बाकी सबकी अच्छी रैंक से सिलेक्शन भी हो गया। तो उनसे हम जैसे डिस्कशन करते थे, जैसे 100 वर्ड का आंसर है, तो 100 वर्ड के आंसर में जैसे स्टार्टिंग कैसे होनी चाहिए, मिड में थोड़ा क्या होना चाहिए, थोड़ा फैक्ट्स भी होना चाहिए। आरएस की परीक्षा ऐसी है, यूपीएससी में तो फैक्ट्स नहीं होते हैं तो आंसर अच्छा लगता है, और आरएस की परीक्षा में अगर फैक्ट्स नहीं होंगे तो वो आंसर वो पढ़ेगा ही नहीं कि ये तो बिल्कुल हवाई वो मतलब किले बना रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है, मोटी मोटी फेंक रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि फैक्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे आरएस की परीक्षा में, तो थोड़े फैक्ट्स वगैरह भी होने चाहिए अंदर, इस तरीके से प्रैक्टिस। पिछले कई दिनों से आरएस का रिजल्ट का इंतजार हमारे विद्यार्थियों को था, हमें भी था, और बीच में कोर्ट की एक प्रक्रिया के कारण इंटरव्यू डिले हुए थे। लेकिन आरपीएससी की जैसी परंपरा है, सामान्यतः समय पे रिजल्ट इंटरव्यू के बाद में तो तुरंत निकाली देती है, बीच में भले ही एक प्रक्रिया के अंदर देरी हो। और 2016 से कोई प्रक्रिया शुरू हुई है और 2017 में मैच्योर हो गई, कंप्लीट हो गई। तो ये तो मैंने तो 15 सालों से पहली बार ही देखा है आरपीएससी के इतिहास में, तो ये अपने आप में एक खास बात है। तो इस 2016 की भर्ती के पूरे राजस्थान के टॉपर, प्रथम स्थान प्राप्त श्री भवानी सिंह चारण आपके बीच में हैं। और अगले कुछ क्षण हम उनके साथ में बातचीत जो करेंगे, उसका बातचीत का बड़ा हिस्सा जो है उसके पीछे मुख्य फोकस यही रहेगा कि किस प्रकार से अगली बार आप भी अपनी सक्सेस स्टोरी जो है वो सुनाएं। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप खुद ही अपने बारे में कुछ बताते हुए और किस प्रकार से तैयारी की दशा और दिशा रही, परिवार की पृष्ठभूमि और प्री मेंस और इंटरव्यू की तैयारी के दौरान क्या क्या खास बातें इन्होंने महसूस करी। तो अगले 15-20 मिनट मैं चाहूंगा कि आप डाइस पे ही चले जाएं, तो सब बच्चे जो है आराम से सुन भी लेंगे। तो आपकी तालियों के साथ एक बार मैं भी 2-3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, तो मैंने 2 वैकेंसी दी है। तो 2013 में मेरे काफी सारे साथी निकल गए थे, पास हो गए, और जो 2013 में नहीं हुए वो 2016 में और ज्यादा अच्छी रैंक से हुए। तो मतलब कहने का ये है कि तैयारी में जुटे रहोगे तो कभी ना कभी सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। पिछले कई दिनों से आरएस का रिजल्ट का इंतजार हमारे विद्यार्थियों को था, हमें भी था, और बीच में कोर्ट की एक प्रक्रिया के कारण इंटरव्यू डिले हुए थे। लेकिन आरपीएससी की जैसी परंपरा है, सामान्यतः समय पे रिजल्ट इंटरव्यू के बाद में तो तुरंत निकाली देती है, बीच में भले ही एक प्रक्रिया के अंदर देरी हो। और 2016 से कोई प्रक्रिया शुरू हुई है और 2017 में मैच्योर हो गई, कंप्लीट हो गई। तो ये तो मैंने तो 15 सालों से पहली बार ही देखा।